नमस्कार, आप देख रहे हैं सरोकार। मैं हूं प्रीति सिंह। डिजिटल एडिक्शन सुनने में थोड़ा अटपटा भले ही लगता है, लेकिन इन दिनों ये लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इंटरनेट और मोबाइल फोन का इजाद हमारी सुविधा के लिए किया गया था, जिसका मकसद था कि लोग आसानी से एक दूसरे से संपर्क कर सकें, महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत हासिल की जा सकें और जो हमारा कामकाज है उसे थोड़ा आसान बनाया जा सके। ऐसा हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे ये सुविधा हमारी आदत बनी और फिर एक लत में बदलती चली गई। एक ऐसी लत जिसने हमारा समय, ध्यान और जीवन शैली पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। स्मार्टफोन्स ने आज हमारी लाइफ जैसे हैक कर ली हो। आज के डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन हम सभी की जिंदगी पर ऐसे हावी हो चुके हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा ज्यादातर समय स्क्रीन पर ही बीतता है। सोशल मीडिया, गेमिंग, चैटिंग, वीडियो देखने जैसी आदतें हमें घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठाए रखती हैं। दिन भर फोन चलाने के बाद दिमाग भारी और थका हुआ महसूस करने लगता है, जिसका नेगेटिव असर हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। मोबाइल की लत के कारण परिवारों में झगड़े, आत्महत्या और हत्या करने तक की खबरें आज आम हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो ऑनलाइन गेमिंग को नई बीमारी गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है। तो जाहिर है समस्या लगातार गंभीर हो रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं आंकड़े, क्या है स्थिति, कैसे हो सकता है बचाव और कैसे हम वापस अपने पुराने ट्रैक पर जा सकते हैं, या हम कहें कि इसका उतना इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी हमें जरूरत है। यानी जो स्वास्थ्य पर खास तौर पर हमारे असर पड़ रहा है, सबसे बड़ी युवा आबादी जो भारत में कही जा रही है, वो इसकी लत की शिकार ना बने। तमाम पहलुओं पर आज हम करेंगे चर्चा। मेरे साथ दो खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर यतनपाल सिंह बलहारा मेरे साथ मौजूद है, जो कि प्रोफेसर हैं साइकियाट्री के एम्स न्यू दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा। तो तमाम जो पहलू हैं, खासतौर पर मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, वो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। स्वर्णिमा लूथरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रिंसिपल है एसएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार की। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वर्णिमा जी। और स्वर्णिमा जी से हम समझेंगे कि आखिर जब स्कूलों की बात आती है खासतौर पर, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से कोविड का एक दौर आया, पढ़ाई भी ऑनलाइन हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से तब्दीली इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर आई है, बच्चों के मस्तिष्क पर जिस तरह का असर पड़ा है, आज ये जो लत बन चुकी है वो क्या इशारा कर रही है। और आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम और खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मिरांडा हाउस की छात्राएं मौजूद हैं और रेनबो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ अभिभावक हैं जो इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, साथ ही कुछ टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज इस चर्चा में। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। यतनपाल जी, पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। कहा यह जा रहा है कि 2025 का जब तक अंत होगा, हमारे पास 900 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स होंगे। यानी ये आंकड़ा, जितनी बड़ी आबादी है, इंटरनेट यूज़र्स की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, तब स्थिति कितनी गंभीर दिखाई देती है? जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है और ख़ास तौर पर पिछले कुछ सालों में ये संख्या बहुत ही तेज़ गति से बढ़ी है। तो इसका एक जो परिणाम हम देख रहे हैं वह यह है कि वे लोग जिनमें इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर समस्याएं आती हैं, उनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है। हम अपने क्लिनिक में पा रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जिनको इंटरनेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे स्मार्टफोन का एक्सेसिव इस्तेमाल, सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग, गेमिंग एडिक्शन, गैम्बलिंग की समस्याएँ। तो पिछले कुछ वर्षों में समस्याएँ बढ़ी हैं। एम्स में हमने क्लिनिक शुरू किया था सन 2016 में, जहाँ पे हम इस तरह के एडिक्शन से जो मरीज़ ग्रस्त हैं उनका इलाज करते हैं। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पर कोविड के बाद से, कि जो लोग हमारे पास मदद के लिए आते हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में जब हम जा रहे हैं और बच्चों से बात करते हैं, तो ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स और ऐसे टीचर्स जो बताते हैं कि ये समस्या पहले से कहीं ज़्यादा है, उसमें भी हम एक इंक्रीज़ देख रहे हैं। बिल्कुल। स्वर्णिमा जी, जैसे हम भी जानते हैं कि एक बड़ा चेंज कोविड के बाद आया था। जब हम ख़ास तौर से बच्चों की बात करते हैं, अलग अलग चीज़ें, जैसे हमें डॉक्टर यतनपाल ने भी बताई कि गैम्बलिंग की आदत है, ऑनलाइन गेमिंग की आदत है, सोशल मीडिया आज हर एक के लिए ज़रूरी सा हो गया है। आप कैसे देख रही हैं, स्थिति कितनी गंभीर हो रही है खासकर बच्चों में? अगर हम ऐसे देखें, देखिए बच्चों के लिए ऑनलाइन जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो मोबाइल के अलावा कोई और चारा नहीं था उस समय कनेक्टिविटी बनाने के लिए। लेकिन जब किसी भी चीज़ का एक्सेसिव इस्तेमाल होता है तो नेचुरली, चाहे वो बड़ा करे चाहे बच्चा करे, सबके लिए इक्वल है। तो मैं कहूँगी सबसे पहले तो हमें बड़ों को सोचना चाहिए कि हम बच्चों को क्या परोस रहे हैं। कि जब हम, इवन मैंने देखा है कई कई पेरेंट्स जब बच्चे खाना नहीं खाते तो उनको मोबाइल दे देते हैं, वो सोचते हैं उसका टाइम पास हो जाएगा। लेकिन वो उस टाइम पास में उसको क्या लत लग रही है, किस तरीके से बच्चा आगे बढ़ रहा है,
हमें सब चीज़ें अपने भी एक्शंस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा एज अ पेरेंट भी। तो मैं कहूँगी घर से जो चीज़ शुरुआत होती है, और फिर वो स्कूल में देखिए जब वो 8 घंटे रहता है तो 8 घंटे बिना मोबाइल के बच्चा रहता है और उसकी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन अगर वो 8 घंटे अगर बुक्स के साथ रहेगा घर पर, तो हमने देखा कितने डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, क्योंकि वो मोबाइल हर समय उसकी नोटिफिकेशन आनी, एक चीज़ से शुरू होता है कि मतलब मैं एक फेसबुक पे स्टार्ट कर लूँ, जबकि देखिए हर चीज़ के लिए उम्र है, 18 साल से नीचे उसको फेसबुक पे नहीं आना, लेकिन वो फिर भी करता है। लेकिन वो पेरेंट्स मोबाइल भी दे देते हैं। फिर हमको पेरेंट्स को सबसे पहले साक्षर करना है कि कैसे करके क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स हम घर से ही स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसके बाद सोचते हैं कि बच्चा ऐसे कर रहा है। तो मैं कहूँगी एज अ पेरेंट, एज अ लेडी, एज अ मदर, एज अ फादर, एवरीबडी हैज़ टू बी इन क्वाइट जोन दैट मेरे को क्या बच्चों को देना है, क्या नहीं देना। सबसे पहले तो ये बात है। उसके बाद देखिए जब हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कहीं पे स्नैपचैट देखना स्टार्ट करेंगे तो वो इतना ज़्यादा आगे ले जाएगा, हमें समय की आभास ही नहीं रहेगा कि हम 5 मिनट से शुरू हुए, कहाँ पे 15 मिनट हो गए, कहाँ पे आधा घंटा हो गया। तो हर चीज़ पे एक चेक लगाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदा करती है तो नुकसान भी साथ साथ होता है उस चीज़ का। बिल्कुल। जब और भी बहुत एक्सेसिव हो सारे जाता है स्टेप्स तो। हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे स्वर्णिमा जी, जो आपने महत्वपूर्ण कुछ बातें अभी बताई हैं। लेकिन डॉक्टर यतनपाल, कैसे समझा जाए कि अब ये लत बन गई है, ये एडिक्शन की तरफ जा रहा है, कैसे समझा जाए, क्या साइंस होते हैं उसके? बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो ये बताएंगे कि कब हमारा डिवाइस या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल या सोशल मीडिया, गेमिंग या बाकी एक्टिविटीज़ का उपयोग अब हेल्दी यूज़ से बढ़कर अनहेल्दी स्पेक्ट्रम में जा रहा है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आम तौर पे जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में रहती है। जैसे कि मैं कब वो एक्टिविटी शुरू करूँगा, कितने समय के लिए करूँगा और कब उसको रोक दूँगा, ये मेरी इच्छा शक्ति के अनुसार होना चाहिए। जब वो कंट्रोल जाने लगे तो वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि मैं इस समय इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इन एक्टिविटीज़ में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करने लगें तो हमारी जो बाकी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों के संदर्भ में पढ़ाई हो सकता है, बड़ों के संदर्भ में काम हो सकता है या इंटरपर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं, जब हम इन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को इग्नोर करने लगें, वह भी एक इंडिकेटर है कि अब हमारा इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है। और अंत में अगर यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से हमारी लाइफ में एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वह किसी भी तरह का इफ़ेक्ट हो सकता है, फिज़िकल, मेंटल, इंटरपर्सनल रिलेशंस के बारे में, पढ़ाई को लेकर, और ये जानते हुए भी कि हमें इसके वजह से दिक्कत हो रही है और हम खुद को ना रोक पाएँ, तो वह भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट संकेत है कि शायद अब हमारा उपयोग अनहेल्दी स्पेक्ट्रम की ओर जा रहा है और हमें इसके बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है। स्वर्णिमा जी, अगर कुछ आप उदाहरण दे पाएँ, बच्चों के बीच में क्या आपने बदलाव देखा है? देखिए ऐसा हुआ कि 2 साल पहले मेरे पास एक बच्चा था, उसका वो 12th क्लास बोर्ड था और वो अपनी हॉलीडेज़ में पंजाब गया अपने पेरेंट्स, अपने किसी रिलेटिव के पास। वहाँ जाकर उसको इतना ज़्यादा मोबाइल का, गेम्स का हो गया कि वो आकर स्कूल में कहता, मैम मेरा मन नहीं कर रहा स्कूल ज्वाइन करने के लिए। हमने बहुत समझाया, उसको ज़बरदस्ती क्लास में बिठाने की कोशिश करी, लेकिन हर दिन पेरेंट के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर वो आ जाता कि पापा मुझे ये हो गया, मम्मी मुझे ये हो गया, मतलब स्कूल से कटना स्टार्ट हो गया। तो हमने उसको ना फिर ऑब्जर्व करा, हमने कहा इसको 2-3 दिन स्कूल में भेजो। उसके बाद मम्मी मुझे बहुत मन कर रहा है ये चीज़ करने का। अब क्या चीज़ करने का? मम्मी मोबाइल दे दीजिए। अब स्कूल में तो मोबाइल अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा इसको 1 हफ्ता घर पे रखिए। फिर पता चला कि मेन उसको मोबाइल की, पबजी की लत लग गई, जिसकी वजह से बच्चा बाहर नहीं निकल पाया। फिर उसने बोर्ड एग्ज़ाम तक नहीं दिए उस साल में। अगले साल बड़ी मुश्किल से मैंने पेरेंट्स से बात कर करके उसको क्लास में बिठाना स्टार्ट करा, तो बहुत मुश्किल से ही वॉज एबल टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे ले जाए हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, एक्चुअली वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि बेटा समय बहुत कीमती है और हर दिन हर पल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अपने आप को बड़ा करने के लिए। हर दिन एक क्वालिटी ऐड करें रादर देन हम अपने में डिटोरिएशन लाएं। धन्यवाद। ठीक है। डॉक्टर यतनपाल सिंह, किस तरह के इफ़ेक्ट्स हमें मेंटली और फिजिकली दिखाई देते हैं इस एडिक्शन के बाद? क्योंकि अब वो समय आ गया है कि टॉडलर से लेकर मैं कहूँ सीनियर सिटीजन्स तक कहीं ना कहीं हर कोई इसकी गिरफ्त में, अब सिर्फ यंगस्टर्स नहीं है। क्या असर दिखाई देता है इनका? देखिए, इफ़ेक्ट्स अगर हम हेल्थ की बात करें तो फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह से इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। फिज़िकल इफ़ेक्ट्स मेनली इस वजह से होते हैं कि हम डिवाइसेस का उपयोग ज़्यादा समय के लिए करते हैं और ये उपयोग करते समय हमारा पोस्चर सही नहीं रहता है। जैसे हम ठीक से नहीं बैठते हैं तो लोगों को उनकी गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, इस तरह की समस्याएं होती हैं।
अगर हम मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा उपयोग करें तो लोगों के थम्स में प्रॉब्लम आने लगती हैं, थम्स के जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इसके अलावा अगर स्क्रीन को आप बहुत देर तक एक टक लगाए देखते रहें, बीच में ब्रेक ना लें, तो आपकी आइज़ में भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक टर्म है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसमें आंखों में दिक्कतें आने लगती हैं स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने के चलते। आजकल क्योंकि हम जब डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो के साथ साथ ऑडियो कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में। तो अगर ख़ास तौर पर हम ऊंची आवाज़ में कुछ सुनते हैं और ज़्यादा देर तक सुनते हैं तो हमारे कानों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो समस्याएं कई तरह की हैं। एक विषय तो आपने बताया कि जैसे एडिक्शन, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो और ठीक तरीके से इस्तेमाल ना हो तो एडिक्शन हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सी मानसिक समस्याएं हैं जो आ सकती हैं, जैसे डिप्रेशन या अवसाद, एंग्जाइटी या चिंता जैसी समस्याएं। तो इस तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती हैं उन लोगों में जो डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। लेकिन एक और पहलू है जिसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, जो अपने आप में बीमारियां तो नहीं हैं लेकिन मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें हैं। जैसे डिवाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में फियर ऑफ मिसिंग आउट देखने को मिलता है कि कहीं मैं कुछ खो तो नहीं दूंगा अगर मैं डिवाइस का इस्तेमाल ठीक से या ज़्यादा समय ना करूं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की टेंडेंसी, अपनी पोस्ट्स को इस ज़रिए से आंकना कि बाकी लोग कितना लाइक या कितना शेयर करते हैं, तो इसको लेकर भी लोगों में हीन भावना आने लगती है। कभी कभी उनकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाती है जब खास तौर पर उनकी पोस्ट्स को लाइक ना मिले। तो कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं और मेरा मानना है और एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि अगर डिवाइसेस को हम ज़्यादा समय तक और ठीक तरीके से इस्तेमाल ना करें तो सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे मन पर भी कई तरह के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। स्वर्णिमा जी, एक आपने केस जो बताया है, ये बच्चे से जुड़ा केस था, इसे क्या माँ बाप समझ नहीं पाए, या कहा जाता है कि आपको खुद एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, घर में माहौल क्या है, क्योंकि कई बार माएँ हैं या घर में लोग हैं वो दूसरे को तो बोलेंगे, बच्चे को बोलेंगे, लेकिन खुद उस मोबाइल से दूर नहीं रह पाते। तो क्या आपको लग रहा है एग्जाम्पल सेट करना या परिवार का माहौल सही बनाना, स्कूल में सही गाइडेंस देना, या मैं अब तो ये कहूँगी कि इसको करिकुलम का एक हिस्सा ही बना लेना कितना ज़रूरी हो चुका है आज के दिन? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जब बच्चा स्कूल आता है तो वो एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, वो एक्चुअली पूरा परिवार साथ में पढ़ रहा है। और उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि देखिए, अगर मैं अपने पुरातन में जाऊँ तो आप देखिए अभिमन्यु ने अपनी मदर के वोम में ही सब कुछ चक्रव्यूह सीख लिया था। इस तरीके से मैं ये कहूँगी जिस समय गर्भावस्था से भी मदर निकल रही हैं उस समय वो किस चीज़ की कैसी चीज़ें देख रही हैं उसका भी बच्चे पे इम्पैक्ट होता है। तो इस तरीके से जो हम वहाँ से देखें और अब साक्षात बच्चा जो खुद देखेगा उसका कितना अपनी लाइफ पर इफेक्ट होगा, जो वो देखेगा वो करेगा, ऐसी सी सोच बनेगी। तो अगर ज़्यादातर हमने इन बच्चों में देखा है वो वॉयलेंस वाली चीज़ें ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। तो अब हम कहते हैं क्राइम बढ़ रहे हैं, वो क्योंकि बच्चों के लिए वो सब चीज़ें बहुत ईजी गोइंग हो गई। और वो अगर आप देखिए किस टाइप की कोट्स लिखते हैं बच्चे स्नैपचैट्स पे जब करते हैं, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसी कैसी चीज़ें सीख रहे हैं। तो हमें ये पूरा कहते हैं ना 360 डिग्री इफेक्ट लाने के लिए कि हम चाहते हैं हमारा भारत विकसित भारत बने, तो विकसित भारत में सबसे ज़्यादा वैल्यू एजुकेशन काउंट करती है कि भारत जाना जाता था कि इनमें बहुत वैल्यू ओरिएंटेड लोग रहते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को ही जो हमारी एसेट हैं उनको अगर हम सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ों को जो कहते हैं ना कि 60 साल से ऊपर को भी संभालना है और माता पिता को भी संभालना है और बच्चों को भी संभालना है। तो सबको एक उससे करना पड़ेगा कि सब जने, जब एक बच्चे के लिए कुछ चीज़ अप्लाई है तो सबसे पहले वो घर के बड़ों पर भी अप्लाई होती है, तब जाके हम वो बदलाव ला पाएंगे। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर डॉक्टर और स्वर्णिमा जी, कुछ गोल्डन रूल ज़रूर होंगे, जाहिर तौर पर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होगी, लेकिन रास्ता कहीं ना कहीं से निकलेगा। और सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन। अगर हम अपने आप को पहले ही रोक लेंगे एडिक्शन की तरफ जाने से तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई बहुत बड़ी हम पहले ही जीत जाएंगे। तो आइए हम खुद ऑडियंस को शामिल करते हैं, अभिभावक और टीचर्स भी हमारे साथ हैं और सक्सेस स्टोरीज आप लोग बताते चलिए। डॉक्टर, आप बताइएगा मुझे कि कैसे कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो साझा की जा सकती हैं और कैसे लोग बाहर आए हैं और क्या वो गोल्डन रूल्स हैं जिनसे आप एडिक्शन की तरफ जाने से पहले ही बच सकते हैं। तो मैं चाहूँगी आप लोग का अपना कोई एक्सपीरियंस हो, अपना कोई सवाल हो या आपका कोई अपना हो जो इस चीज़ से जूझ रहा हो, जो भी आपके मन में सवाल हैं वो पूछें। हाँ, बताइए। तो मेरा ये सवाल है कि आजकल जैसे कि जो हमारी यूथ है, यूथ को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है ये डिजिटल एडिक्शन, क्योंकि इंडिया के लिए इंडिया की यूथ सबसे इम्पॉर्टेंट है।
तो क्या जो हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, उसने कुछ प्रिकॉशंस और मेजर्स लिए जो कि इनसे हमें बचा सकें? बिल्कुल। और हम देख भी रहे हैं डॉक्टर, अगर आप इसका जवाब देना चाहें, जो क्लिनिक्स हैं वो हैं, अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की बात कही भी जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कितने भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, आप उनका तोड़ निकाल ही लेते हैं। डॉक्टर आप क्या कहेंगे, अगर आपको ढूंढना ही है रास्ता, तो कितने भी आप पॉलिसीज ले आइए, रोक लगा लीजिए, लेकिन रास्ता निकाल ही लेंगे आप उसको तोड़ने का। तो आप इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो आईटी एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे कुछ वर्ष पहले, और गेमिंग के बारे में कुछ नए कानून लाए गए थे। इसके अलावा रिसेंटली आपने सुना होगा कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक एक्ट सामने रखा गया है, जिस पर अभी कमेंट्स इनवाइट किए गए हैं। इसके अलावा हमने पहले भी देखा है कि बीच में कुछ ऐसे गेम्स थे जिनको सरकार ने बैन भी किया था, क्योंकि उनके चलते लोगों को दिक्कतें आने लगी थी। तो एक तो पॉलिसी के लेवल पर सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। उसके अलावा इस तरह के क्लिनिक्स भी खोले जा रहे हैं जहां पर लोगों को इस तरह के एडिक्शंस के ट्रीटमेंट की सुविधा दी जा सके, जैसे एम्स में इस तरह का एक क्लिनिक है। इसके अलावा इस विषय पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत से प्रयास किए गए हैं। एम्स नई दिल्ली में कुछ ही महीनों पहले आईसीएमआर ने एक प्रोजेक्ट के ज़रिए सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एस्टेब्लिश किया है, जिसमें एडिक्टिव बिहेवियर्स पर डिटेल या एक्सटेंसिव रिसर्च की जानी है। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रीति जी, जैसा आपने कहा कि तोड़ तो इंसान किसी भी चीज़ का निकाल सकता है। नियम अपनी जगह हैं, कानून अपनी जगह हैं, सेवाएं अपनी जगह हैं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो सरकार अपना काम करेगी, क्लिनिशियंस अपना काम करेंगे, और बच्चों को, अभिभावकों को और टीचर्स को अपना काम करना होगा, तभी समस्या का उपाय मिल पाएगा। अगला सवाल। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, तो कैसे ये डिजिटल एडिक्शन हमारे सोशल लाइफ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और क्या इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है? बड़ा बढ़िया सवाल है कि डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पर बहुत सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बहुत से पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने में मिलते हैं। आप खुद जानते हैं कि सोशल मीडिया इज़ अ गुड वे टू कनेक्ट विद अदर्स। इसी वजह से एक्चुअली सोशल मीडिया को लाया गया था, ताकि ये जो फिज़िकल बैरियर हैं, डिस्टेंस है, ये दिक्कत ना बने लोगों से जुड़ने में। और हम इसका उपयोग इस चीज़ के लिए करते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल हम जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए करते हैं, और कई मायनों में रिक्रिएशन के लिए भी इसका इस्तेमाल सही है। तो सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी गलत है या सही है, सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। और जब वही सोशल मीडिया जो एक दूसरे से जुड़ने के लिए बना है, उस पर हम ज़रूरत से ज़्यादा रिलाई करने लगे, तब समस्या आने लगती है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला, आपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, ये बहुत सही है। लेकिन जब आपको लगने लगे कि मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने फॉरवर्ड किया, और उसके बेसिस पर मैं ये आंकूंगा कि मेरी पोस्ट की वैल्यू क्या है, तब समस्या आने लगती है। और जब ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें होने लगती हैं, बार बार होने लगती हैं, तब ये अपने आप में एक दिक्कत बन जाता है। सर, जैसे आजकल के बच्चे वीडियो गेम्स से बहुत एडिक्टेड है, और वो अपने पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड्स या डिफरेंट पेमेंट मोड्स का इस्तेमाल करके उनके पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक टू प्रिवेंट दीज थिंग्स? जैसा कि आपने खुद बताया कि फर्स्ट थिंग इज़ अवेयरनेस। पहली बात तो ये कि बच्चों को और पेरेंट्स दोनों को ये जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ हो रही है। ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं जब बच्चे अपने पेरेंट्स के क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और पेरेंट्स को कई महीनों तक पता भी नहीं चलता है। तो पेरेंट्स शुड बी अवेयर। एक तरफ तो हमें इसमें सेफ्टी की बात समझनी है कि मेरी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, मैं संभाल कर रखूं। दूसरा, बच्चों को भी ये समझाना ज़रूरी है कि यह करने में क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे हमारे डेटा की चोरी हो सकती है, कैसे हमें फाइनेंशियल फ्रॉड का सामना करने को पड़ सकता है। तो फर्स्ट इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस। सेकेंड, बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों पेरेंट्स उन्हें इन चीज़ों को करने से मना करते हैं, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ऐसा करने से आगे चलकर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो उनसे कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है, ताकि बच्चे समझ पाएँ कि किस कारण से उनको इस काम को करने से रोका जा रहा है। क्योंकि ये भी एक फैक्ट है आज के दिन कि इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कई तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर कि हमें ये क्यों नहीं करना है और इसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं, ऐसा कर हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एडिक्शन कहीं ना कहीं एक अपनी चीज़ों से भागने का एक जरिया होता है, तो क्या उसी प्रकार क्या मोबाइल एडिक्शन भी लोगों के अपने पास से या चीज़ों से भागने का जरिया है?
और क्या ये बाकी एडिक्शन जैसे कि स्मोकिंग, गैम्बलिंग से अलग है, या फिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि एडिक्शन शुरू होने के कई कारण हो सकते हैं। इनफैक्ट एडिक्शन शुरू होने से पहले एक नॉर्मल यूज़ होता है जो बढ़कर एडिक्शन में कन्वर्ट होता है। तो जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है। हो सकता है कि हम एक दूसरे से जुड़ने के लिए उपयोग कर रहे हैं, हो सकता है एज अ रिक्रिएशन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग, ख़ास तौर पर एडोलेसेंट्स की अगर बात करें, जिनको इन पर्सन सेटिंग्स में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कतें आती हैं, उनके लिए एक एस्केप रूट बन जाता है। क्योंकि मैं आपसे फिज़िकली या फिज़िकल वर्ल्ड में जुड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन मीडिया का सहारा लेता हूँ। कभी कभी कुछ लोगों में सोशल एंग्जाइटी होती है जो उनको एक दूसरे से बात करने से झिझक पैदा करती है, तो सोशल मीडिया का उपयोग इस तरह के बच्चे भी ज़्यादा करते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि हम लो फील कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो उसके चलते भी हम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इन कारणों से सोशल मीडिया, गेमिंग, इनका इस्तेमाल शुरू हो सकता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि वो इस्तेमाल कब सॉल्यूशन ना रहकर प्रॉब्लम बनने लगा है, क्योंकि रियल वर्ल्ड से या इन पर्सन वर्ल्ड से खुद को दूर करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो एक तरह का एस्केप मैकेनिज़्म है और उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है। और क्या इसके लिए डॉक्टर एक गोल तय करना ज़रूरी है? मतलब जो एक गोल आपने जैसे कहा कि लाइक्स कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, उससे हटकर रियल लाइफ जो गोल्स हैं, क्या आज यंगस्टर्स को वो तय करना ज़रूरी है ताकि वो उस दिशा में प्रोडक्टिव होकर आगे बढ़ पाएँ? हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, ये डिसाइड ये चीज़ करती है कि हमारा टारगेट क्या है। तो बड़ी सही बात है कि गोल होना ज़रूरी है। जीवन में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, प्रोफेशनली, पर्सनली, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो अगर वो गोल ठीक से निर्धारित कर लिया जाएगा तो हम निसंदेह उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी बच्चों को लगता है कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, मेरे पास बहुत समय है, आज नहीं ये काम कल कर लेंगे। लेकिन गोल हम जितनी जल्दी डिसाइड करें उतना जल्दी हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। अभिभावक, हाँ, मेरा सवाल आप दोनों से ही है। जैसे कि मैम आपने बताया भी कि एज अ पेरेंट एंड एज अ गार्जियन सबसे पहले उनको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा सो दैट जो बच्चे हैं वो एडिक्टेड ना हो मोबाइल से या फिर डिजिटल मीडिया से। बट इन स्कूल हाउ कैन वी मोटिवेट द स्टूडेंट्स? मैम उसके लिए ना व्हाट इज़ देयर, जब तक सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना बच्चों में, तब तक ये इन्होंने कहा ना, एक बच्चे ने कहा गवर्नमेंट ने क्या करा, मैं ये कहूँगी पहले हमने अपने लिए क्या करा, हमें ये सोचना पड़ेगा। वो तब आभास होगा जब हम कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज़ कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने ना स्कूल में क्लास असेंबलीज़ का कल्चर है, जिसमें क्या होता है कि हम छोटे छोटे, जैसे जो भी हमें लगता है कि जिस टाइप का भी एडिक्शन चल रहा है, सपोज स्मोकिंग का या मोबाइल्स का, तो वो वाली असेंबलीज बच्चों को ही ऑर्गेनाइज करने के लिए देते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट भी बच्चे लिखते हैं और कोशिश ये करते हैं जो बच्चे एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व हैं उनको साथ में अटैच करके और कुछ और बच्चे अटैच करके, जिससे कि वो एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई और उस बच्चे ने कैसे उबारा अपने आप को। तो वो जब सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है ना उनकी, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से उभरते हैं। इसके साथ साथ देखिए काउंसलिंग सेशन बहुत मैटर करते हैं, लेकिन काउंसलिंग बच्चे तब तक सुनेंगे जब तक उनको लगेगा कि है ना अब तो बहुत हो गया, ऐसे करते हैं कि ये तो मम्मी की तरह मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो उसके लिए जब कहते हैं ना पीयर मेंटरिंग, वो बहुत काम करती है कि जब बच्चे ही आपस में पीयर मेंटरिंग करते हैं, क्योंकि हमने स्क्वाड बना रखा है स्कूल में कि जिसको जो इशू है ना वो उन वाले बच्चों को रिपोर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल एम्बेसडर, डिजिटल डिटॉक्स एम्बेसडर्स। तो वो उन बच्चों से ज़रूर अप्रोच करते हैं और फिर जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे को जल्दी बता पाते हैं, तो ऐसे करके वो अपनी सोल्यूशन, पहले तो उनके पास प्रॉब्लम्स आती है, फिर उसके बाद काउंसलर के पास बाद में डिस्कशन जाता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बच्चे जब अपनी पूरी बात अपने फ्रेंड्स को जल्दी बता पाते हैं, मैंने ये देखा है। तो फिर उसके बाद काउंसलर, पेरेंट्स सब मिल करके उसके बैकग्राउंड में कहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसके हिसाब से कि घर पे क्या चल रहा है, कहाँ पर हम अमेंड कर सकते हैं, कौन सा बिहेवियर किसका अमेंड की ज़रूरत है। इसलिए सबको इकट्ठे काम करना पड़ता है, कोई एक तरफ से कुछ नहीं होगा, ना एक पेरेंट अकेला कर सकता है ना एक टीचर अकेला कर सकता है, सबको इकट्ठे काम करना होगा। और कोई सवाल है किसी का? आज के टाइम में जो है डेटा प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन जाता है। जैसे आजकल हमने देखा है कि रैंडम स्ट्रेंजर्स के जीसी का एक ट्रेंड चल रहा है। रैंडमली इंटरनेशनल, नेशनल लोग अलग अलग रैंडम पर्सन एक साथ बात कर रहे हैं। अब इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं टीनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब या तो वो खुद बुलिंग का शिकार होते हैं या फिर वो खुद इन्वॉल्व होते हैं इस चक्कर में, और कई बार वो रैंडम स्ट्रेंजर्स से इंडल्ज हो जाते हैं और उसकी वजह से वो उनसे ज़्यादा इतना क्लोज हो जाते हैं कि अपनी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर देते हैं और बाद में वो ब्लैकमेलिंग वगैरह का शिकार होते हैं।
तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके लिए? जो आपने ये बात रखी है इसको साइबर बुलिंग के नाम से जानते हैं। कभी कभी बच्चे साइबर ग्रूमिंग का शिकार भी होते हैं, जिसमें जैसा कि आपने बताया कि वो ऑनलाइन कुछ स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट करते हैं और बाद में दे गेट अब्यूज्ड बाय देम। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह से आजकल फिनोमेना हो रहे हैं और ये अनकॉमन नहीं है। जो इम्पोस्टर्स हैं वो एक फ़ेक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, वो आपकी पोस्ट्स को लाइक करते हैं, आपके कमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली वो आपको ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, ताकि अगर आपकी लाइफ में कहीं वो कमी है जहाँ पे आपको लगता है कि दुनिया मुझे क्यों नहीं समझ रही है या मेरे दोस्त क्यों नहीं है, तो आपको लगने लगता है कि शायद ये व्यक्ति मेरे लिए सही है। तो इस तरह के फिनोमेना से बचने का पहला सोल्यूशन तो ये है कि वी नीड टू बी अवेयर कि इस तरह से घटनाएँ घटती हैं। सेकेंड, जो आपने वर्ड यूज़ किया, अपने डेटा को बहुत संभाल कर रखना ज़रूरी है। बहुत से लोग पैसे को बड़े ध्यान से संभाल के रखते हैं, प्रॉपर्टी को ध्यान से संभाल के रखते हैं, लेकिन डेटा पैसे और प्रॉपर्टी से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डेटा हमारी आइडेंटिटी है। तो अपने बारे में कोई भी डिटेल्स हमें औरों से तब तक साझा नहीं करनी चाहिए जब तक हमें कॉन्फिडेंस ना हो कि दूसरा व्यक्ति कौन है, मैं उसे जानता हूँ या नहीं, और वो इस डेटा का क्या उपयोग करेगा। देखिए, डिजिटल वर्ल्ड की एक बड़ी खासियत है कि जो डेटा एक बार ऑनलाइन चला जाता है वो वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। हो सकता है कि आपको या मुझे ना दिखाई दे, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है और उसका बाद में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब भी अपने बारे में कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पर डालें या इंटरनेट पर डालें, तो एक बार रुक कर ज़रूर सोचिए कि क्या ये डालना ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी हो तभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन औरों से शेयर कीजिए। मेरा सवाल मैम से है। मैम, जो 3 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, दोज हु आर हैविंग मोर स्क्रीन टाइम, जो ज़्यादा मोबाइल पे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके लिसनिंग स्किल्स और जो अटेंशन पे करना होता है, दे डू नॉट लिसन टू द टीचर्स, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते हैं और क्लास में एक साथ आराम से नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? मैम देखिए, ये आया कैसे, पहले उसकी रूट कॉज पे जाइए। नेचुरली वो मैं पहले आपको बता चुकी कि जब वो छोटे थे तो उनको दिया गया डिवाइस जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस समय पर हम लोग उनको ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करें जितना हो सके, स्कूल में भी, क्योंकि देखिए हर चीज़ बोर्ड से नहीं पढ़ानी चाहिए। द थिंग इज़ देयर, कहाँ पे उनको हम बाहर फील्ड ट्रिप्स के लिए ले जा सकते हैं। हमने वही अल्फ़ाबेट्स पढ़ाने तो बाहर ले जाके क्यों ना कराया जाए, उनको एक्चुअली दिखाकर कराया जाए। साथ साथ उनको स्पोर्ट्स में एंगेज किया जाए, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे जिसमें बच्चे यूजुअली एंजॉय करते हैं। तो उनका ये ना कहकर ये मत करो, ये ना करो, ऐसे ना कहकर रादर देन क्या करना चाहिए, क्या करें इस समय कि उनको पॉजिटिव भी दिखे और उनको एंजॉयमेंट भी लगे। तो इंटरेस्ट की चीज़ें उनको बहुत अच्छा लगेगा जब वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे, तो उससे नेचुरली डाइवर्जन हो जाएगा कि हमको ये नहीं करना और ये करना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देखिए, जब हम किसी का गेम देख रहे होते हैं ना, हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तब हम इतना एंजॉय करते हैं कि जब हम खुद खेल रहे हैं, वो कंपैरेटिव स्टडी हम खुद अपने आप को ऑब्जर्व करें, तो नेचुरली जब हम खुद खेलेंगे तो हम ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसलिए जितना हो सके उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ में एंगेज किया जाए। डॉक्टर, लास्ट में मैं चाहूँगी, क्योंकि समय की कमी है, मैं चाहूँगी गोल्डन रूल्स आप इंडिविजुअल के लिए भी बताएं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी बताएं, और एज अ सोसाइटी एज अ होल हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर आप कुछ गोल्डन रूल्स बताएं हमें जिन्हें फॉलो किया जा सके। पहली बात तो ये कि वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, वी नीड टू बी अवेयर कि ये आज के दिन की रियलिटी है। इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस हमारे साथ हैं और रहेंगी भी। तो ये समस्या इस तरह से तो सॉल्व नहीं होगी कि ये चीज़ें एक दिन हट जाएं। तो हमें सीखना ये है कि कैसे हम इन डिवाइसेस, इंटरनेट के साथ रहें और हेल्दी तरीके से इनका इस्तेमाल करें। दूसरा, ये भी मानना इम्पॉर्टेंट है कि इन डिवाइसेस का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, गेमिंग का पॉजिटिव पहलू है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें इनसे हासिल की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें माइंडफुल तरीके से इनका इस्तेमाल करना होगा। हम बिना सोचे समझे या बिना जाने कि क्या परिणाम हो सकते हैं इनका इस्तेमाल शुरू ना करें। पेरेंट्स को ख़ास तौर पर ये समझना ज़रूरी है कि जब वो पहली बार अपने बच्चों को ये डिजिटल डिवाइस थमा रहे हों, तो वो उनको ये समझाएं कि उनको इसका इस्तेमाल क्यों करना है, कब करना है और कब नहीं करना है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एज अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको बढ़ावा देना बड़ा ज़रूरी है। एक 6 साल के बच्चे के लिए इंटरनेट के मायने एक 18 साल के बच्चे से बहुत अलग हैं, और दोनों को समझाना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करना, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि बच्चों को वो एक्टिविटीज़ में एंगेज करना जिनको उनमें इंटरेस्ट हो, जिनको उनमें मज़ा आए और जिनमें वो इन्वॉल्व होकर काम कर सकें, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है जिसमें इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस की अपनी एक जगह हो,
लेकिन एक ख़ास टाइम पर, एक ख़ास समय के लिए। इन डिवाइसेस को हम एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल ना करें कि मेरे पास कुछ और नहीं है तो मैं ये कर लेता हूँ, ऐसी कोशिश ना करें। इसके अलावा जो चीज़ें हम फिज़िकल स्पेस में या इन पर्सन सेटिंग्स में कर सकें, उसके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कम से कम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक बात और समझनी ज़रूरी है कि कई बार इन सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए भी हम समस्या का शिकार हो सकते हैं। तो अगर हमें लगे कि हमारे अंदर या हमारे आसपास किसी में एडिक्शन की समस्या है, तो हमें जल्द से जल्द इसका इलाज ढूंढना चाहिए, क्योंकि इलाज उपलब्ध है और वो कारगर भी है। बिल्कुल। और इसी के साथ क्योंकि समय पूरा हो गया और हम जानते हैं अगर इस विषय पर चर्चा की जाए तो काफ़ी लंबी हो सकती है। डॉक्टर यतनपाल सिंह बलिहारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वर्णिमा जी, आप हमारे साथ आई, इस चर्चा में जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप सभी छात्र, अभिभावक और शिक्षक जो हमारे साथ जुड़े, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर है जिस तरह से चर्चा में ये बात सामने भी आई है कि पहले गंभीरता को समझना होगा। अगर हम एक तरह से कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज और पोटेंशियल जो सॉल्यूशंस हैं, इसके लिए साथ मिलकर काम करेंगे तो रास्ता ज़रूर निकलेगा। और एक बैलेंस कहीं ना कहीं अगर हम बनाएंगे एक रिस्पॉन्सिबल यूजेज को लेकर इंटरनेट के, तो एक सोच बदलेगी और धीरे धीरे ही सही हम इस लत की तरफ खुद को जाने से रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।